छात्रों, एक बार फिर हम आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम की क्लास लेकर आए हैं भारतीय इतिहास की। और इसमें है मध्यकालीन भारत का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। 42वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1, किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें आएगा अकबर। विकल्प ए सही आंसर होगा। देखिए, मुगल शासक अकबर की राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। योग वशिष्ठ महर्षि वाल्मीकि की रचना है। योग वशिष्ठ किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि की रचना है। यह अद्वैत वेदांत की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में शब्द फहम किसे निर्दिष्ट करता है? शब्द फड़म होगा, अड़े होगी, फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण या हथियार के लिए? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ये निर्दिष्ट करता है सिक्के के लिए। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म शब्द का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। त्रावणकोर में फेनम, फणम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई प्रचलन में थी। इसका व्यापार में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक, योद्धा, बुनकर या व्यापारी? तो बंजारे थे व्यापारी। विकल्प डी सही आंसर है। देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी वर्ग से संबंधित रहे। इस काल में कई बंजारों ने अपना अपना अलग समाज स्थापित किया। इनमें गौरा बंजारा समाज 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। गौरा बंजारा समाज 10वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। बंजारे वर्ष भर देश के अलग अलग हिस्सों में अपना सामान लाद कर जाते और वीरानों या खाली जगहों पर बस्ती से दूर अपना ठिकाना बनाते। इन बंजारों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारी भी होती थी। इनका परिवहन का साधन बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी से सामान इधर से उधर ले जाते थे। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो ये दिया था जहांगीर। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु की चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, चित्राधार एल्बम, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तिगत रूप चित्रों से संबंधित चित्रण की परंपरा शुरू की गई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अब्दुल हसन थे। कौन कौन थे? फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंजूर, दौलत, मनोहर
तथा अबुल हसन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसमें है मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? यह है, देखो पहला दे रखा है नंबर 1, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ये तो नहीं सही बैठ रहा। ये देखो, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। कोट केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो, दोनों ही नहीं है इसमें। देखिए, ध्यान दो इस चीज पर। जागीरदारी और जमींदारी में प्रमुख अंतर यह था, जागीरदारी और जमींदारी में प्रमुख अंतर था यह था कि जागीरदार हस्तांतरित होती रहती थी, जागीरदारी होती थी, हस्तांतरित होती रहती थी, जबकि जमींदारी एक स्थायी और वंशानुगत अधिकार था। मुगल काल में जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले कुछ राजस्व क्षेत्र दे दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, तथा जमींदार से भूस्वामी होते थे। जमींदार कौन थे? भूस्वामी होते थे, जिन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। जागीरों में जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण एवं संग्रह का ही अधिकार होता था, जबकि प्रशासनिक अधिकार फौजदार में निहित होता था। जमींदार के वंशानुगत अधिकार होने के पश्चात भी वह भूमि का मालिक नहीं था। किसान जब तक भू राजस्व अदा करता रहता था, तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो इसमें विकल्प डी सही आंसर आएगा, ना तो एक और ना ही दो। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? फ्रांसवा वर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर, जवादा थेवेनो, एवे बार्थलेमी कारे। देखिए, जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर 1638 से 1663 17वीं शताब्दी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। यह पेशे से जौहरी था और यह शाहजहां के काल में भारत आया था। समझ में आ गया? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? छोटी सी क्लास थी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास जल्दी लेकर आने वाले हैं, बने रहिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।